So let's start the second session on JavaScript. Welcome everyone. I am Shobhan Bera, and I am going to teach you more advanced topic about JavaScript today. This is the second session we are taking. Today we will be learning about more about control flow. What we had learned on the last session. Can anybody remember? I think we have learned about loops. We have started for loop and we are going to start while loop and do while loop today. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था फॉर लूप्स के बारे में, जो कि हम किसी रेंज में या फिर किसी पर्टिकुलर लेफ्ट टू राइट पॉइंटर रेंज में हम इटरेट करके कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे हमने लास्ट सेशन में उनको प्रिंट करके देखा था 0 से 10 तक, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर्स को प्रिंट करके देखा था. हम उसी के बारे में और भी सीखेंगे आज. तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था जो कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर था. तो पहले मैं बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को HTML में इंजेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. वन ऑफ द वेज टू यूज दिस स्क्रिप्ट टैग विच वी हैड यूज्ड ऑन द लास्ट सेशन. तो आज हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. हम एक पर्टिकुलर नया फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का, तो वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे बनाना है. तो उस फाइल को हम इस HTML में कॉल करेंगे. ठीक है, ओके. तो मैं इस स्क्रिप्ट को रिमूव कर देता हूँ, जितना भी कोड था, और इस स्क्रिप्ट को भी रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ. अभी ब्लैंक स्क्रीन है, तो हमको ज़रूरत है कंसोल की. तो हम कंसोल में जाएंगे, इंस्पेक्ट करके क्लिक ऑन कंसोल. मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ. ओके. सो जावास्क्रिप्ट लिखने के बेसिकली 2-3 वेज हैं मेनली. मोस्टली तो वैसे तो मेनली ज़्यादा वेज हैं, पर मैं भी 3 वेज के बारे में बताऊंगा. एक तो हमने जो प्रीवियस सेशन में किए थे कि क्रोम के या फिर किसी भी ब्राउज़र के कंसोल में ही जावास्क्रिप्ट टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे. तो वहीं पे वो आउटपुट भी रिटर्न करेगा हमको. सेकेंड वे इज टू यूज़ दिस स्क्रिप्ट टैग, जो कि हमने लास्ट सेशन में बताया था आपको. यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पर भी सेम टाइप करता हूँ और सेव करता हूँ, तो इधर वही रिफ्रेश होगा. मैं इसको एक सेकेंड अलग अलग साइड बाय साइड रख लेता हूँ. ओके कूल. तो ये हमने रख लिया. तो ये एक वे था जो कि हम स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से बना सकते थे. पर आज हम बनाएंगे एक नया फाइल बनाकर, उस पर जावास्क्रिप्ट लिखकर और फिर उसको इस HTML फाइल में कॉल करके. ओके. तो एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा script.js. ये JS जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है. ये आपको हर जावास्क्रिप्ट फाइल के एंडिंग में डालना पड़ेगा .js, तभी जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगी. ओके. और फिर इसको यहाँ पर कॉल करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं. 1 सेकेंड. ओके, 1 सेकेंड. मैं पहले कुछ बता देता हूँ जो हमने लास्ट सेशन में कंटिन्यू नहीं किया था. तो फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में मैं बताता हूँ. और जैसे जैसे हम डॉम मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, वैसे हम एक सेपरेट फाइल बना लेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे. ओके. सो गिव मी अ सेकेंड. इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ. 1 सेकेंड. ओके. सो हु इज वेरी एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट till I do complete my setup? Anybody? Okay, done. I am done with my setup. So let's start with learning more about loops and basically while loops. So हमने पहले मैं एक ब्रीफ वो बताया था डिटेल जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. पहले तो हमने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर, डेटा अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में, जो कि था नंबर्स, स्ट्रिंग्स, एरेज. फिर हमने पढ़ा था मोर अबाउट स्ट्रिंग एंड एरे एंड ऑब्जेक्ट्स. फिर हमने बुलियन देखा था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी देखा था जो कि सिमिलर टू नंबर ही है. और फिर हमने अनडिफाइंड, नल और ये सब बहुत सारे डेटा टाइप्स को
एक्सप्लोर किया था थोड़ा थोड़ा। एंड उसके बाद हम आगे बढ़े थे अलग अलग स्ट्रिंग्स के फंक्शंस, एरेस के फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स के फंक्शंस के लिए। फिर हमने इफ़ कंडीशन भी देखा था जो कि कंट्रोल फ्लो के अंदर आता है, और इफ़ एल्स देखा था, इफ़ एल्स इफ़ देखा था, और हमने फॉर लूप देखा था। मैं फॉर लूप का एक बेसिक सिंटेक्स आज फिर से बता देता हूँ जो लास्ट सेशन में नहीं थे उनके लिए। तो बेसिक सिंटेक्स हम ये यूज़ करते हैं फॉर लूप का, फॉर, और फिर यहाँ पर ब्रेसेस डालेंगे, और फिर एक कोई भी वेरिएबल हम इनिशियलाइज करेंगे। वेरिएबल्स के बारे में भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो वेरिएबल हम यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं और फिर एक कंडीशन देंगे कि किस हद तक या फिर किस पॉइंट तक ये वेरिएबल हम ये फॉर लूप हमको रन करना है। तो लेट्स से आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ये एक कंडीशन है जो कि फिर से हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं एक रिवीजन लाइक बता रहा हूँ। तो ये हो गया, और फिर हम ने प्रिंट किया था बेसिकली। तो ये हो गया एक फॉर लूप। तो पहला जो सिंटेक्स था वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था, फिर एक कंडीशन यूज़ करना था कि हम इस फॉर लूप को कब तक चलाएंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक। और हर कंडीशन के बाद हर एक बार ये जब फॉर लूप रन होगा तब हमने ये एक पॉइंट या फिर एक इंक्रीमेंट किया था आई के वैल्यू को। तो इसको हम जब सेव करते हैं तो ये प्रिंट करता है 0 से लेकर 10 तक, क्योंकि ये इक्वल टू 10 था, लेस देन इक्वल टू 10, तो इक्वल टू 10 तक ये रन होगा, एल्स उसके बाद नहीं रन होगा। ओके, सो ये था बेसिक सिंटेक्स और यूज केस ऑफ फॉर लूप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वाइल लूप्स के बारे में। वाइल लूप का बेसिक सिंटेक्स ये है, वाइल, और फिर जैसे फॉर लूप में कंडीशन यहाँ पे आता है सेंटर में, वाइल लूप में सिर्फ एक ही सिंटेक्स है जो कि यहीं पर कंडीशन हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, और फिर यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी हमारे टास्क होंगे या फिर स्टेप्स होंगे वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। ओके, तो वाइल लूप स्टार्ट करने के पहले हमें जैसे यहाँ पर वेरिएबल बनाना पड़ता था फॉर लूप में, तो वाइल लूप में भी वेरिएबल चाहिए, राइट। तो हम उस वेरिएबल को वाइल लूप के बाहर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है वो नहीं है। ये जो बेसिक सिंटेक्स है वाइल लूप का वो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में सेम है जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है। ओके, तो पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई इज इक्वल टू 0 अगेन, और फिर यहाँ पे कंडीशन में सेम कंडीशन यूज करेंगे एज अबव, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और फिर हम उसको प्रिंट करेंगे। बट इससे एक दिक्कत होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने पहले डिक्लेयर क्या किया, आई, ओके राइट। फिर हमने वाइल लूप का कंडीशन दिया, जब तक i इज लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक हमें i को प्रिंट करना है, राइट। क्या मुझे कोई इसमें बग बता सकता है, इसमें क्या गलत है सेव करने से पहले? ये फाइल मैं सेव करूँ उससे पहले कोई बता सकता है कि इसमें क्या दिक्कत है? एनीबडी? नोबडी? ओके फाइन, कूल, नो वरीज। मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 0 प्रिंट हो रहा है, बट रिपीटेडली बहुत बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, बहुत बार प्रिंट हो रहा है 0। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, तो 0 आपने देखा था कि बहुत बार प्रिंट हो रहा था, और इतने बार प्रिंट हो रहा था कि मेरा पीसी ऑलमोस्ट लैग हो गया था, ठीक है। वो टैब मैं क्लोज कर रहा था बहुत देर तक, ठीक है, और वो टैब क्लोज नहीं हो रहा था। या इन्फिनिट लूप, हर्ष यू आर राइट, चेतन, या बोथ ऑफ यू आर राइट, इन्फिनिट लूप, इट वाज एक्टिंग लाइक एन इन्फिनिट लूप। सो इन्फिनिट लूप मतलब आपने कोई कंडीशन नहीं दिया जिससे वो लूप एग्जिट हो, ठीक है, एग्जिट कंडीशन हमने नहीं दिया था, तो हमें एग्जिट कंडीशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जिट कंडीशन हम दे देते हैं, इफ आई इज, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम कंडीशन इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन तो यहाँ पर दे चुका था, माय मिस्टेक। यहाँ पर हम फिर से जैसे हमने फॉर लूप में यूज़ किया था इंक्रीमेंट ऑपरेशन, तो यहाँ पर हम एंडिंग में जब हमने पूरा टास्क कर दिया, जैसे यहाँ पर मैं कुछ और भी प्रिंट कर रहा हूँ, मान लेते हैं हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। हमने बहुत सारे यहाँ पे टास्क थे, अभी तो 2 ही है, ठीक है। इन दिस केस हमने टास्क हमने परफॉर्म किया, उसके बाद मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर इटरेशन में, इटरेशन मतलब जब जब ये एक बार रन होगा उसको हम एक इटरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो हर इटरेशन के बाद हम आई के वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर से हम चेक करेंगे कि इज आई इज लेस देन इक्वल टू 10। इफ इट इज, देन वी विल अगेन परफॉर्म ऑल द टास्क,
ठीक है, और हम फिर से ये टास्क परफॉर्म करेंगे जो भी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा। फाइन, मैं इसको सेव करता हूँ। हाँ, 1 सेकेंड, ये फिर से वो इन्फिनिट लूप के कारण परेशान कर रहा है। 1 सेकेंड, मैं फिर से स्टॉप करता हूँ लाइव सर्वर को। ओके, नया सर्वर चालू हो गया। ओह नो, मैंने कितने देर तक इसको चालू रख दिया था भाई लूप को, बहुत देर तक। मेरा पीसी ऑलमोस्ट, कोई बात नहीं, मैं नए टैब में ओपन करता हूँ, उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हेलो, फिर 1 हेलो, फिर जो भी था एंडिंग तक 10 हेलो तक वो प्रिंट हुआ, और उसके बाद हमने इस कंडीशन के कारण वो इंक्रीमेंट हो रहा था और 10 के बाद वो प्रिंट नहीं हुआ और हम एग्जिट कर गए उस फंक्शन से। ठीक है, मैं इसको क्लोज करने का ट्राई करूंगा बट अभी क्लोज नहीं हो रहा, नो वरीज। ओके, सो ये था बेसिक सिंटेक्स वाइल लूप का। बट अभी जब हम लूप्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं हमें बीच में से किसी भी एक नंबर को एस्केप करना है। ठीक है, हमें 2 नहीं चाहिए या फिर 4 नहीं चाहिए या फिर इवन नंबर्स नहीं चाहिए या फिर ऑड नंबर्स नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। ठीक है, तो उस वे में मैं एक नया वाइल लूप बना लेता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू 0 एंड वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तब तक फिर से हम उसी आई को प्रिंट करेंगे और इस बार मैं सेफली आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, नहीं तो मेरे पीसी के साथ क्या होगा नहीं पता। ओके, ये अभी भी क्लोज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हमने कंडीशन दिया, ये अभी 0 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहे हैं जैसे मैंने बताया प्रीवियसली। ठीक है, बट हमें एस्केप करना है इवन नंबर्स को। लेट अस टेक वी हैव टू एस्केप दी ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 0 to 10। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। तो हम पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देते हैं कि इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। एंड हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि ये मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर लेने के लिए या फिर रिमाइंडर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो आई को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे उसका जो भी रिमाइंडर आएगा ये ऑपरेशन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इफ़ आई इज़ इवन, और आपको पता है इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने पे हमें हमेशा रिमाइंडर जीरो आता है। ठीक है, तो ये वाला ट्रू होगा उस कंडीशन में। ठीक, और उस केस में हम यहाँ पर कंटिन्यू यूज़ करेंगे। और व्हाट इज़ कंटिन्यू? कंटिन्यू बेसिकली हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर इटरेशन, मतलब ये पर्टिकुलर इटरेशन हम एस्केप करने के लिए। ठीक है, मतलब ये हम कंटिन्यू तब यूज़ करेंगे जब हमें पर्टिकुलर इटरेशन या फिर पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई हमें ये वाइल लूप रन नहीं करना है। ठीक है, या फिर कोई भी लूप हमें रन नहीं करना है, उस केस में हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, आप अच्छे से समझेंगे। मैं सेव करता हूँ। 1 सेकेंड, आई इज लेस देन, यहाँ पर इंक्रीमेंट किया था हमने। ये सेव हुआ राइट। मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट यूज़ नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट यूज़ नहीं किया था, तो उसके कारण वाइल लूप क्या कर रहा था ना, ये हर बार जैसे इनिशियली द वैल्यू ऑफ आई इज़ 0, फिर ये वाइल लूप के अंदर एंटर हुआ। ठीक है, फिर हमने चेक किया कि 0 इज़ इवन और नॉट, और फिर वो कंटिन्यू कर रहा था। कंटिन्यू मतलब फिर से वाइल लूप को स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब बेसिकली ये होता है कि इस कंटिन्यू के बाद जितने भी लाइन्स है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली वाइल लूप के ऊपर चला जाएगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा और फिर से वाइल लूप पे जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या कर रहा था, इस लाइन को एग्जीक्यूट ना करके वो फिर से वाइल लूप में जा रहा था, और क्योंकि मेरे पास ये वाला लाइन नहीं था तो वो इन्फिनिट लूप एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, अभी मैंने आई प्लस प्लस डाल दिया तो ये इन्फिनिट लूप नहीं है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन नंबर्स प्रिंट नहीं हुए जो कि हमने यहाँ पर चेक किया था। ठीक है, तो 1 3 5 7 एंड 9, 0 और 10 भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने पहले वैल्यू 0 दिया था और इक्वल टू 10 जा रहा था जो कि प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अब एक जो हम कंट्रोल फ्लो में यूज़ करते हैं वो तो हो गया कंटिन्यू। नेक्स्ट इज ब्रेक। ठीक है, कंटिन्यू को हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ब्रेक एक्चुअली करता क्या है, जब भी हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, और ये ब्रेक हम ट्रिगर करते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड से। तो
ये वाइल लूप हमारा एग्जिट हो जाता है तुरंत, ठीक है। यहाँ और जब भी ये ब्रेक एग्जीक्यूट होता है मतलब हमारा वाइल लूप एंड हो जाता है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आई हमने चेक किया इफ इवन, और अगर इफ इवन है तो हम उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और एंडिंग में हम यहाँ पर कंसोल लॉग करवा देते हैं आई के लिए, ठीक है, कि आई का लास्ट वैल्यू हमने क्या इंक्रीमेंट कर कर क्या पाया, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इस बार मैं चेक करूँगा कि कहीं पर इन्फिनिट लूप तो हो नहीं रहा, हाँ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ 1 प्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 1 प्रिंट हुआ है। तो ये बेसिकली इस इस वाइल लूप ने किया क्या कि इसने चेक किया कि 0 है पहले, और 0 इज लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। और फिर इसने चेक किया कि 0 इज इवन और नॉट, अगर इवन है तो उसको इंक्रीमेंट करो, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो चुकी है, ठीक है, और ब्रेक भी कर दो। तो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बट इस बार हम डू वाइल लूप सीखेंगे पहले और फिर उसके साथ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो हम एक डू वाइल लूप बनाते हैं। डू वाइल लूप का सिंटेक्स ये होता है, डू लिखिए, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट चालू कीजिए, और यहाँ पर वाइल लिखिए, और यहाँ पर कंडीशन दीजिए, ठीक है। फॉर लूप में हम तीनों साथ में प्रोवाइड करते हैं, वाइल लूप में हम सिर्फ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, डू वाइल लूप में डू लिखते हैं और लास्ट में वाइल लिखकर फिर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं समझाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है, इसका फ्लो कैसे चल रहा है। तो उसके पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, सिमिलरली आई इक्वल टू 0, ठीक है, और कंसोल लॉग हम करेंगे आई, और फिर से मैं सेफ रहने के लिए आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। दोनों इंक्रीमेंट सेम है, पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर प्री इंक्रीमेंट। बेसिक डिफरेंस है कि ये पहले इंक्रीमेंट कर देता है फिर असाइन करता है, एंड जो हम राइट साइड में इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं तो वो पहले उसको असाइन कर देता है आई की वैल्यू को आई पे, और फिर उसको इंक्रीमेंट करता है। अगर हमें यहाँ पर कुछ यूज़ करना हो तब उस पर काम आता है, तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन में मैं यूज़ कर देता हूँ आई इज लेस देन इक्वल टू 10 अगेन, जो कि हमने वाइल लूप में भी यूज़ किया था, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ है, ठीक है। ओके, कूल। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कंडीशन दिया, या Soham, can you repeat that step again, please? दिस डू वाइल लूप। Yeah. ओके फाइन, नो वरीज। हमने पहले वाइल लूप पढ़ा था जिसपे हमने कंडीशन दिया था यहीं पे, ठीक है, लाइक एक आर्ग्यूमेंट की तरह हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया था, ठीक है। वाइल लूप का बेसिक सिंटेक्स ये होता है, मैं फिर से यहाँ पे नीचे सिंटेक्स लिख देता हूँ, ठीक है, जिसको हम कमेंट कर देंगे। डू लिखिए, फिर यहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट चालू कीजिए, इसको हम एक स्कोप बोलते हैं, ठीक है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। दो करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड रहता है उसको एक हम सेपरेट स्कोप के जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो एक स्कोप हो गया, फिर हम वाइल लिखेंगे जिसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे, ठीक है, सॉरी, जिसके अंदर हम एक कंडीशन डालेंगे। कंडीशन हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स ही रिटर्न करता है, ठीक है, उसी का मतलब कंडीशन होता है। तो यही था बेसिक सिंटेक्स डू वाइल लूप का, ठीक है। समझे आप, जिसने भी हैंड रेज किया था? Yeah. ओके, सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप। तो हम इसको अभी कमेंट करते हैं, और फिर से मैं बता रहा हूँ वाइल और डू वाइल लूप लिखते टाइम, क्योंकि यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं, ठीक है, और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आप जो भी कर रहे हैं जो हमारे लूप को कंट्रोल करता है एक्चुअल में, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना है वो देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम इन्फिनिट लूप में फंस जाएंगे, जैसे मैं अभी फंस गया था, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो जानिए। अच्छा, हम डू वाइल लूप में आगे बढ़ते हैं। डू वाइल लूप और वाइल लूप में बेसिक डिफरेंस ये है कि वाइल लूप में पहले क्या होता है, जैसे हमने चेक किया था कंडीशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं अनकमेंट करता हूँ। वाइल लूप में हमने बेसिकली पहले चेक किया था कि इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तभी वाइल लूप चलेगा, और फिर वाइल लूप के अंदर जो भी रहेगा वो हम करेंगे, ठीक है। पर डू वाइल लूप में क्या होता है ना, ये पहले डू कर देता है। डू का मतलब कुछ ना कुछ करो, ठीक है। तो ये पहले कुछ जो भी ये स्टेटमेंट रहता है स्कोप के अंदर वो कर देता है, फिर वाइल लूप फिर ये चेक करता है कंडीशन को कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10। जैसे मैं यहाँ पर अगर फॉल्स देता हूँ ना, क्योंकि कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स के रूप में होता है, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं लास्ट में आई के वैल्यू को, ठीक है, सॉरी, अरे आई के वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई डिफाइन किया,
फिर हमने रन किया डू वाइल लूप और फिर लास्ट में हमने आई को प्रिंट भी किया। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। तो अब देखेंगे 0 प्रिंट हुआ और 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन होगा, तो मैं यहाँ पर इनर डाल देता हूँ एक पर्टिकुलर देखने के लिए कि कहाँ से आया ये आउटपुट। तो आप देखेंगे इनर में से 0 आया। ठीक है, डू वाइल लूप के अंदर से 0 आया और बाहर में ये वाला एक ही बार रन हुआ और उस पर 1 आया। अब ऐसा क्यों? ठीक है, हमने तो लूप दिया था। ठीक है, कंडीशन में तो फॉल्स था, इसको रन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इस लूप को, बट वो क्यों किया? तो बेसिक डिफरेंस डू और वाइल लूप और डू वाइल लूप में यही है कि जो डू वाइल लूप है वो मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही आपके कोड को। ठीक है, एक ना एक बार वो एग्जीक्यूट करेगा ही आपके कोड को और फिर वो चेक करेगा वाइल कंडीशन। ठीक, तो इस केस में हमने जैसे वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर किया 0 और फिर हमने उसको प्रिंट किया अंदर लूप के, तो वो प्रिंट हो गया। ठीक है, इनर और 0, और फिर हमने उसको इंक्रीमेंट किया और फिर हमने चेक किया कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और क्योंकि हमने यहाँ पर फॉल्स प्रोवाइड करके रखा था तो वो इस डू वाइल लूप के बाहर आ गया। ठीक है, और फिर हमने आउटर को प्रिंट किया जो कि यहाँ पर है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? कूल। तो हम हमारा लूपिंग या फिर लूप्स का जो भी कॉन्सेप्ट था वो एंड हो गया है। तो हमने पढ़ा फॉर लूप के बारे में, वाइल लूप के बारे में एंड डू वाइल लूप के बारे में। ठीक है, फॉर लूप में फिर से मैं बताया था, फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट एक ही साथ प्रोवाइड करने पड़ते हैं ऐसे करके। ठीक है, पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन रहता है, फिर कंडीशन रहती है और फिर कंट्रोलिंग रहती है फॉर लूप की। ठीक है, और फिर हमको स्टेटमेंट बताना पड़ता है। वाइल लूप में हमें कंडीशन देनी पड़ती है, वेरिएबल हमें पहले से डिक्लेयर करके रखना पड़ता है और वाइल लूप के अंदर हमें जो कंट्रोल रहेगा, फ्लो रहेगा, वो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है और फिर स्टेटमेंट जो भी देंगे। डू वाइल लूप में हमारा डू वाइल लूप मिनिमम एक बार रन होगा ही होगा, भले आपका वाइल लूप वाइल कंडीशन फॉल्स हो या फिर ट्रू हो। ठीक है, इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक इजी वे में बताता हूँ। वाइल एज द नेम सजेस्ट्स, वाइल दिस कंडीशन डजंट मैच, दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, तब तक हमें ये रन करना है। और फिर डू वाइल लूप, डू समथिंग, ठीक है, देन चेक वाइल समथिंग इज सेटिस्फाइंग, देन ओनली डू दैट पर्टिकुलर टास्क अगेन। ठीक है, ये है बेसिक मतलब। और फॉर लूप का मतलब ये है फॉर समथिंग एंड सम कंडीशन डू समथिंग, ऐसा। ओके, कूल। तो इसके बाद हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो स्विच स्टेटमेंट यूज क्यों करते हैं हम? स्विच स्टेटमेंट हम यूज इसीलिए करते हैं जिससे हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हैं। ठीक है, उनमें से हमें पर्टिकुलर सेपरेट कंडीशंस के लिए अलग अलग तरह के टास्क हमको परफॉर्म करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई इनपुट है, वो इनपुट 1 है तो हमें कोई पर्टिकुलर टास्क करना है, 2 है तो कोई दूसरा टास्क करना है, और 3 है तो और भी कोई दूसरा टास्क करना है। ठीक है, तब हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ये एक बेसिक एग्जांपल था जो मैंने बताया। स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स ये होता है, पहले हम स्विच लिखते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर कोई हमें केस देना पड़ता है। केस मतलब बेसिकली एक वेरिएबल या फिर कुछ भी एक देना पड़ता है जिसको हम चेक करेंगे। ठीक है, केसेस में मैं बताऊंगा ये कैसे हो रहा है। और फिर इसके अंदर ये जब हमने स्कोप चालू किया, इसके अंदर हम केस देंगे। केस एक कीवर्ड है जो कि हम सिर्फ स्विच के साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम स्टेटमेंट्स रन करेंगे। ठीक, ये है बेसिक सिंटेक्स। मैं और ब्रीफ में बताता हूँ। मान लेते हैं हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका वैल्यू है रेड। ठीक है, इसको हम कलर नाम दे देते हैं, जिसका वैल्यू है रेड। ठीक है, ये कलर एक स्ट्रिंग है जो कि वैल्यू रेड को स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, फिर हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कलर के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे या फिर कोई भी एक आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर मतलब यही होता है, वेरिएबल या फिर वेरिएबल का नाम। ठीक है, या फिर फंक्शन के नेम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में पहला आर्ग्यूमेंट कलर रहता है, फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया केस यूज़ करेंगे, और फिर क्योंकि ये कलर स्ट्रिंग था, राइट, तो फिर से हम यहाँ पे केस में स्ट्रिंग ही देंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ रेड और कंसोल लॉग कर देता हूँ कलर इज रेड। ठीक,
और मैं और एक केस दे देता हूँ, ब्लू, ब्लू के लिए। और फिर यहाँ पर मैं कंसोल लॉग यूज़ करता हूँ, कलर इज ब्लू। अब यहाँ पर ना एक डिफेक्ट है इस कोड में, मैं इसको रन करता हूँ और फिर हम देखते हैं वो डिफेक्ट क्या है। सेव किया मैंने, तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों प्रिंट हुआ, कलर इज रेड एंड कलर इज ब्लू। बाय, हमारा तो कलर रेड था, हमें तो सिर्फ यही वाला रन करना था, ठीक है। बट ब्लू क्यों रन हुआ, ठीक है। जिन्होंने भी इससे पहले कोई एक दूसरा लैंग्वेज पढ़ा होगा, क्या वो मुझे बता सकते हैं? तब तक मैं बताता हूँ। तो हमारा ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रीवियसली जैसे बताया, हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट है और कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्विच के साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। यस प्रणव, हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट मान लेते हैं यूज़ किया हमने। ये नीचे क्यों चला गया, ओके। यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया, फिर मैंने सेव किया, तो देखिए यहाँ पर कलर इज रेड प्रिंट हुआ, मतलब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट ने किया क्या। पहले हमने स्विच डिक्लेयर किया और फिर हमने बताया कि किस वेरिएबल में चेक करना है स्विच को। तो बताया कि भाई स्विच तू इस कलर वेरिएबल को चेक कर, ठीक है। कलर वेरिएबल में जो भी वैल्यूज रहेंगे उनको चेक कर, अगर वो हमारे इस केस से मैच होते हैं और अगर मैच हुए तो उसी के अंदर जो लिखा है उसी को रन कर, ठीक है। ये हमने बेसिकली स्विच को बताया। तो स्विच ने यहाँ ये लाइन एग्जीक्यूट किया, फिर उसने चेक किया केस रेड है, तो यहाँ पर उसको ट्रू मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये रेड था और कलर रेड है। तो उसने प्रिंट कर दिया इस लाइन को और वो ब्रेक कर गया इसके बाद से, ठीक है। और फिर उसने ब्रेक कर गया तो वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट से वो बाहर निकल गया, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे आउटर एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ कलर नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कलर इज रेड और फिर आउटर वाला जो कंसोल लॉग था वो हमने प्रिंट किया, ठीक है। ओके कूल। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा रेड भी नहीं है और ब्लू भी नहीं है, ठीक है। अगर ये ब्लू रहा तो ब्लू प्रिंट करेगा, है ना, कलर इज ब्लू और फिर आउटर ब्लू, ठीक। बट मान लेते हैं हमारा कलर इज ग्रीन है, ठीक है, आर कलर इज ग्रीन। अब क्या होगा, ना ही ये रेड प्रिंट होगा ना ही ये ब्लू प्रिंट होगा, ठीक है। हमारा सिर्फ आउटर वाला प्रिंट होगा। बट हमें तो कुछ ना कुछ करना था हर वैल्यू के लिए कलर के, है ना। तो अब ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक और स्टेटमेंट होता है जो कि हम एक्सेस करते हैं इस डिफ़ॉल्ट से, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से। तो हम डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और फिर यहाँ पर कंसोल लॉग लगाएंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर इज समथिंग एल्स, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कलर इज समथिंग एल्स प्रिंट हुआ है, ठीक है। ना ही कलर इज रेड प्रिंट हुआ ना ही कलर इज ब्लू प्रिंट हुआ, तो कलर इज समथिंग एल्स प्रिंट हुआ जो कि हमने डिफ़ॉल्ट में दिया था। ये तब रन होता है जब हमारे कोई भी केस मैच नहीं होता, ना ही ये रेड था ना ही ये ब्लू था, तो ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन होगा, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का। ओके फाइन, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट में इतना ही था जो इसका बेसिक सिंटेक्स है। अब इसके साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या एग्जांपल करें, ओके। हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, स्विच नेम। और फिर यहाँ पर हम केस के लिए चेक करते हैं, लाइक मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्रिंट करता हूँ दिस इज शोभन, राइट। और फिर मैं यहाँ से ब्रेक कर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ नहीं डालता, एम्प्टी डालता हूँ, ठीक है। कंसोल लॉग नो नेम इज प्रोवाइडेड, ठीक है। और फिर यहाँ से भी मैं ब्रेक कर जाता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नो नेम इज प्रोवाइडेड यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया वो आप तब यूज़ कर सकते हैं, मान लेते हैं कि यूज़र ने कुछ इनपुट दिया, ठीक है, और इनपुट में उसने नल दिया, उसने कुछ नहीं दिया, बट उसने सबमिट प्रेस कर दिया, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पर ये केस लगाकर चेक कर सकते हैं कि वो एम्प्टी है, तो उसको हम एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, ठीक है, कि भैया आपने कुछ इनपुट किया ही नहीं है, ठीक है, कुछ इनपुट कीजिए। वैसे उसको तो हम इफ़ कंडीशन और इफ एल्स से भी यूज़ कर सकते हैं, पर बेसिक मैं स्विच स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका वैल्यू शोभन करता हूँ मेरे नेम
मेरे नेम से इक्वेट करता हूँ, तो ये वाला पहला केस हमने रन कर दिया स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट इतना ही था, कूल। इसके बाद है हमारा मैं वो ब्लॉग खोल लेता हूँ जहाँ पर भी था। ओके, सो हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा, वाइल लूप पढ़ा, डू वाइल लूप पढ़ा, और ये एक एडवांस लूपिंग या फिर इटरेटिंग का हम यूज़ केस है, हमारे लिए यूज़ केस है, जहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर एरे में इटरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास एक एरे है, आपको मैंने अभी लूपिंग के बारे में समझाया, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और स्विच स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। अब एक फॉर लूप का और एक एग्जांपल बताता हूँ, जो कि एक स्पेशल फॉर लूप का सिंटेक्स है, उसको यूज़ करके, ठीक है। जैसे हम अभी तक यूज़ कर रहे थे ऐसे, ठीक है, हमने कंडीशन दिया और फिर हमने उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया और फिर हमने उसको प्रिंट किया, राइट। तो उसका आउटपुट आया 0 से लेकर 10 तक। बट मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, एरे, और उसका वैल्यू है ये, और हमें उस एरे में इटरेट करना है, ठीक है। तो वैसे तो हम उस एरे में भी इटरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, एरे का लेंथ लेने के लिए हम एरे का नेम और उस पर लेंथ हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या कर रहा है, i इक्वल टू 0 तक, 0 से एरे के लेंथ तक इटरेट कर रहा है, ठीक है। तो और हम उसको एक्सेस करने के लिए एरे आई, एरे एट ith इंडेक्स, ऐसे करके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं सेव करूँगा तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि इसका लेंथ 6 था तो 6th इंडेक्स में कुछ नहीं था, तो इसने अनडिफाइंड रिटर्न किया, ठीक है। ये भी हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। ओके, बट हमें मान लेते हैं हमें इंडेक्सिंग का पता नहीं है, ठीक है, और वो वेरिएबल लेंथ का है। जैसे हम अब जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम एक स्पेशल टाइप के एरे के बारे में भी आप पढ़ेंगे बाद में, जिसका लेंथ हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस एरे में भी हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं फर्दर मोर। बट तब उस कंडीशन में मान लेते हैं, किसी भी कंडीशन में हमें लेंथ नहीं पता या फिर हमें इंडेक्सिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, एरे के, या फिर इंडेक्स में क्या स्टोर्ड है, इंडेक्स में स्ट्रिंग से हम एक्सेस कर रहे हैं या फिर नंबर से एक्सेस कर रहे हैं, वो नहीं पता, ठीक है। तब नहीं वो नहीं पता, तो हम इस एरे में एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करें तो कैसे करें, तो उस केस में ये स्पेशल सिंटेक्स है फॉर लूप का, फॉर लेट आई इन एरे, ठीक है। एक सेकेंड, फिर यहाँ पर हम कंसोल लॉग एंड आई प्रिंट करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, आई इन, नॉट दिस, मैंने C++ का सिंटेक्स लिख दिया था। फॉर लेट आई इन एरे, ठीक है, जैसे जैसे ये नाम डिनोट कर रहा है, लेट आई इन एरे, ठीक है। तो ये आई जो है ये इंडेक्स प्रोवाइड करता है 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो मैंने जब इसको प्रिंट किया तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इसने 6 नहीं किया इस कंडीशन में। इस कंडीशन में हमने इक्वल यूज़ किया था तो 6 तक जा रहा था ये, तो इस कंडीशन में इसने 6 नहीं दिया। अब हम इसके इंडेक्स से उसको एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, राइट। ओके, सो हमने इसके इंडेक्सिंग में भी वही वैल्यू दिया था। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। इसको मैं 100 कर देता हूँ, इसको 11 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि 100, 11, 2, 3, 4, 5 रन हो रहा है, जो कि एरे के एलिमेंट्स थे बेसिकली। तो ये है एक अनदर सिंटेक्स फॉर लूप। और सिमिलरली आप फॉर लूप को ऑब्जेक्ट्स में भी इटरेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स जैसे एरे में इसने इंडेक्स प्रोवाइड किया था आई के फॉर्म में, ठीक है। आई यहाँ पर जो ये वो इंडेक्स है, ठीक है, एरे का। फर्स्ट इटरेशन में 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 3 रहेगा आई का वैल्यू। सिमिलरली ऑब्जेक्ट में इटरेट करने के लिए, जैसे मैं इस कंडीशन को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ए, जिसका वैल्यू 1 था, B2, C3 एंड D4, ठीक है। तो और मैंने सिमिलरली लेट की इन ऑब्जेक्ट, ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे कीज भी दे सकते हैं, मल्टीपल कुछ भी, ठीक है। मैंने की दिया और फिर ऑब्जेक्ट जो कि ये वाला वेरिएबल था उस पर हमने इटरेट किया और फिर कंसोल लॉग किया की और ऑब्जेक्ट की, जिसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने सारे प्रिंट कर दिया। तो ये सिमिलर है एरे और ऑब्जेक्ट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस, ठीक है। इसको
बहुत ही मतलब कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, फोकस के साथ, ठीक है। फंक्शंस आर बेसिकली नथिंग बट अ पीस ऑफ और ब्लॉक ऑफ कोड विच वी कैन यूज और विच वी कैन एग्जीक्यूट इन मल्टीपल कोड स्पेसेस, ठीक है, या फिर मल्टीपल टाइम। मतलब मैंने कुछ कोड लिखा, ठीक है, और मैंने एक फंक्शन बनाया किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे या फिर कहीं पे भी, और उस फंक्शन को मैं कहीं पे भी, पूरे प्रोग्राम में, पूरे फाइल में, या फिर फाइल के बाहर पे भी उस फंक्शन को मैं रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन का बेसिक यूज केस पहला ये होता है कि हमें रिपीटेड कोड यूज नहीं करना पड़ता पूरे कोड बेस में, ठीक है, पूरे फाइल में। इसका ये पहले तो मैं सिंटेक्स बता देता हूँ फंक्शन का। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन लिखते हैं, फिर उसका उसका नाम लिखते हैं, लाइक मैं यहाँ पर डू समथिंग लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है, और फिर एक स्कोप चालू करते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन बन गया हमारा, ठीक है। अभी सिर्फ ये बना है, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पर कंसोल लॉग लगा देता हूँ, दिस इज ए बेसिक फंक्शन, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा ना, तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। इसको प्रिंट करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। हमने तो अभी सिर्फ डिक्लेयर किया कि भाई हमने फंक्शन ये है जिसका नाम है डू समथिंग, और फंक्शन का डेफिनेशन है ये, ठीक है, ये नेम होता है और इसके अंदर जो भी होता है वो डेफिनेशन होता है फंक्शन का, ठीक है, इसको हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। तो हमने सिर्फ यही प्रोवाइड किया, एक नेम और फंक्शन का डेफिनेशन। हमने तो बोला ही नहीं इसको कहाँ पे रन करना है और कब रन करना है, कैसे रन करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम रन करना चाहते हैं, बट एक कंसोल लॉग के बाद दिस इज अ सिंपल लॉग, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कॉल करता हूँ डू समथिंग को, ठीक। और ऐसे कॉल नहीं होगा, इसके बाद हमें फिर से ये लगाना पड़ेगा बेसिस, ठीक है, तभी जाकर ये फंक्शन कॉल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कोड पे, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखेंगे दिस इज अ सिंपल लॉग जो कि हमारा ये वाला था, और फिर दिस इज अ बेसिक फंक्शन जो कि हमने इसके अंदर लिखा था, ठीक है। एक्साइटिंग राइट, हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लिखा था, वो पहले रन नहीं हुआ, हमने जहाँ पर कॉल किया वहीं पे रन हुआ, राइट। एक्साइटिंग, ओके। तो इसका बेसिक यूज केस ये है, जैसे हमने बहुत सारा कोड लिखा, मल्टीपल कोड लिखा जो कि सेम है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सेम कोड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, और मैं एक फॉर लूप ही यूज़ कर लेता हूँ, ऊपर से एक फॉर लूप हम यूज़ कर लेते हैं, ये एरे वाला यूज़ कर लेते हैं जो कि हमने रिसेंटली देखा, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं मल्टीपल टाइम, ठीक है। ये फॉर लूप हम प्रिंट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक। मैंने एक एरे बनाया और 5 फॉर लूप बनाया, और वो 5 फॉर लूप सेम काम कर रहे हैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने का, ठीक। इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखेंगे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, और ये अनडिफाइंड मैंने बताया था क्योंकि इक्वल है इसलिए अनडिफाइंड प्रिंट हो रहे हैं, ओके। सो Hey Soham, या I want to know that we have copied the same code, right? या राइट, Why have we copied same code for same conditions or right to implant same type of code? I want to say that is ओके to run ओके, same function, right? या ग्रेट ग्रेट Okay. क्वेश्चन। ये मैंने बेसिकली इसीलिए यूज़ किया है फॉर लूप। ये हम फॉर लूप तो इन नॉर्मल केसेस हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हाँ, मैंने सिर्फ तो एग्जांपल के लिए अपने यूज़ किया। रिपीट करने के लिए अपने यूज किया है ना, या राइट? या या ओके। ये मैंने बेसिकली एक एग्जांपल दिया कि आपके पास जब आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारे कोड होंगे जो कि हमें सेम टास्क करने हैं, सेम कोड है, हम उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो उसके कारण एक तो चीज़ हो जाता है कि फाइल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, और एक चीज़ हो जाता है कि कोड जो रीडेबल होना चाहिए वो रीडेबल नहीं रह पाता, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे बताइए ये फॉर लूप आप रीड नहीं कर सकते है ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है ना। तो ये एक हाँ, कंडीशन है फंक्शंस यूज करने का। हाँ, मैं उस एग्जांपल में आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो ओके। मान लेते हैं आपके पास एक कोड है जो कि आप मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं आपके पूरे कोड बेस में या फिर किसी फाइल में, और वो ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक अल्टरनेटिव होता है फंक्शन। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं नीचे। फंक्शन का सिंटेक्स ऐसे मैंने बताया, फंक्शन, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप, ठीक है, इसका नाम ही है फॉर लूप, ठीक है। और मैं इसके
स्कोप में लिख देता हूँ ये फॉर लूप, ठीक है, और ये एरे भी उसके स्कोप में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, और इस फॉर लूप को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इस फॉर लूप वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो ये कर क्या रहा है, बेसिकली एरे बनाया इसने और फिर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, जो कि हमने प्रीवियसली भी देखा। मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो इसने प्रिंट किया, मैं यहाँ पे इक्वल हटा देता हूँ, तो इसने प्रिंट किया, ठीक है। इसको मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक इस सिंगल लाइन को, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियसली 5 बार फॉर लूप ही यूज़ किया था, ठीक है, बट यहाँ पर हम सिर्फ फंक्शन का नेम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिक यूज़ केस, जो कि नॉर्मल यूज़ केस है फंक्शंस का, कि कोड रिपीट ना हो हमारा, ठीक है। हमारा जो एक स्टैंडर्ड होता है कोड लिखने का, उसे हम बोलते हैं ड्राई कोड राइटिंग स्टैंडर्ड। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है, ठीक है। ओके, तो फॉर लूप से अपन हाँ, मीन्स एक एक फंक्शन का कोड दे देंगे और राइट बाद में उसको एंड कर देंगे, लाइक राइट सेम वापस से रिपीट दूसरा इसमें और वापस से एंड कर देंगे, राइट? राइट राइट और फिर उस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे हर जगह पे, जहाँ पर भी हमें इस फॉर लूप की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये 3 लाइन ना यूज़ करके हमें एक लाइन में ही सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो या ये होता है ड्राई कोड लिखने का तरीका। ये फॉर लूप से हम अचीव कर सकते हैं, सॉरी फंक्शन से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र इनपुट इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, और एक हम फंक्शन बनाते हैं प्रिंट यूज़र इनपुट इटसेल्फ, ठीक है, और console log यूज़र इनपुट, ठीक है। ये फंक्शन उसी को प्रिंट कर रहा है जो यूज़र ने इनपुट किया है, ठीक है। तो हम इसको रन कर रहे हैं इसके बाद, तो आप देखेंगे समथिंग इज प्रिंटेड, ठीक है, विच इज समथिंग, ओके। बट मान लेते हैं कि ये डायनेमिक है ना, और यूज़र इसको चेंज कर रहा है, ठीक है, और हर बार तो ये फिर फंक्शन रन नहीं होगा हमारा, है ना। तो ये फंक्शन में हम इनपुट कैसे प्रोवाइड करें, फंक्शन में बेसिकली हम इनपुट कैसे प्रोवाइड करें कि फंक्शन में हमने जो भी इनपुट दिया है सिर्फ उसी को रीड करे, बाहर से कुछ ना रीड करें, ठीक है। तो उस केस में हम इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट आस्क कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी हम कॉल करेंगे हम वहाँ पर फंक्शन में इनपुट देंगे, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक हमने सिंटेक्स देखा फंक्शन डिक्लेयर करने का, ये वाला, ठीक है, ये वाला फंक्शन लिखिए, नाम लिखिए, ये सिंटेक्स दीजिए, स्कोप लिखिए और उसके अंदर डिक्लेयर कर दीजिए। एक दूसरा सिंटेक्स होता है, दूसरा नहीं, इसी का ही सब पार्ट है। यहाँ पर कोई भी एक आइडेंटिफायर लिखिए, मैं मान लेता हूँ इनपुट लिख दिया मैंने, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर इनपुट को ही प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक, और यहाँ पर मैंने फिर दे दिया कि दिस इज द इनपुट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हुआ। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं बताता हूँ, ये इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। हमने अभी प्रिंट यूज़र इनपुट को कॉल किया, ठीक है, जो कि फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट जब इस लाइन पे पहुंचेगा ना, वो देखेगा कि यार ये फंक्शन कहाँ पर डिक्लेयर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर है, क्या वहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है ये इनपुट, ठीक है, हाँ, ये इनपुट के नेम से कर रहा है, ठीक है। ये नेम कुछ भी हो सकता है, इसको मैं कुछ भी दे सकता हूँ, समथिंग, ठीक है, तो वो वही प्रिंट करेगा, ठीक, वो उसी नेम से एक्सेस होगा और वो उसी नेम से एक्सेस होकर प्रिंट भी वही करेगा। तो हमने दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में सेंड किया था और फिर वही console लॉग हुआ है, ठीक है। अब इसका फाइनल एक एग्जांपल देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स पास करने का, जिससे हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं ऐड, जो कि 2 नंबर लेगा एज ए इनपुट, ठीक है। इनको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं, फंक्शन पैरामीटर, ठीक है, या फिर आर्ग्यूमेंट, ठीक। और फिर हम console लॉग कर देते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक। अभी मैंने सेव किया तो कुछ नहीं रन, कुछ यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। तो हम यहाँ पर ऐड कॉल करते हैं और यहाँ पर 2 नंबर प्रोवाइड करते हैं 10 एंड 20। तो इसका आंसर हमें प्रिंट होना चाहिए num1 प्लस num2 इक्वल टू 30, ठीक है। 1 सेकेंड, इसने ऐसा क्यों दिया, ओके बेसिक मतलब इसका ये है कि इसने उसको एज अ नंबर नहीं लिया, ठीक है। तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं,
v इज इक्वल टू num1 प्लस num2। 1 सेकेंड, हमने यहाँ पर कॉमा सेपरेट नहीं किया ना। ओके, तो इसने 10 और 20 को प्लस किया और 30 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, पहला आर्ग्यूमेंट, पहला पैरामीटर जो था वो num1 था, दूसरा जो था वो num2 था, ठीक है। हमने num1 जो था वो 10 प्रोवाइड किया, num2 जो था वो 20 प्रोवाइड किया। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने कॉन्सोल लॉग किया num1 विच इज़ 10, num2 विच इज़ 20, और इसको ऐड करने के बाद उसने प्रिंट कर दिया जो कि 30 है, ठीक है। अब एक और यहाँ पर पैरामीटर डाल के देख लेते हैं कि ये मल्टीपल ले रहा है, ठीक है। num3 जो कि हम 30 दे देते हैं इस केस में, और यहाँ पर num3 को भी प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 60, जो कि यहाँ पर फिर से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक फंक्शन का और एक कॉन्सेप्ट होता है। मान लेते हैं इस फंक्शन ने प्रिंट तो कर दिया, बट हमें प्रिंट नहीं करना था, ठीक है। हमें उस रिजल्ट का, यहाँ पे जो भी ये समीशन का रिजल्ट आया num1 प्लस num2 प्लस num3, इससे जो रिजल्ट आया वो हमें यूज़ करना था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमेशा याद रखिए जो भी ये फंक्शन हम कहीं पे भी यूज़ करेंगे या फिर किसी भी स्कोप में, वहाँ पर हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट सेज द फंक्शन दैट इस लाइन के बाद हमें इस फंक्शन को आगे तक एग्जीक्यूट नहीं करना है, और रिटर्न के बाद जो भी रहता है वो फंक्शन रिटर्न कर देता है, ठीक है। बताता हूँ कैसे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एडिशन ऑफ 3 नंबर इक्वल टू, और उसको इसके इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। और एडिशन ऑफ 3 नंबर को यहाँ से रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमने फंक्शन ऐड किया, ठीक है। ये सारे तीनों पैरामीटर प्रोवाइड किए, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि इसके समेशन को स्टोर करके रखता है अपने में, और फिर उसी वेरिएबल को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक। अब ये हमने जब सेव किया यहाँ पर कुछ प्रिंट हुआ नहीं, ठीक है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि हमने कंसोल लॉग यूज़ नहीं किया था। अब यहाँ पर जो कि रिटर्न हुआ वो हम एक्सेस कैसे करें, ठीक है। इस फंक्शन ने रिटर्न तो कर दिया इसके वैल्यू को, अब उसको हम एक्सेस कैसे करें? तो उसको एक्सेस करने के लिए हम नया वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। एडेड वैल्यू इक्वल टू दिस, ठीक। तो जो भी इस फंक्शन ने रिटर्न किया ना वो यहाँ पर स्टोर है एडेड वैल्यू पे, और हम अब इसको प्रिंट कर सकते हैं एडेड वैल्यू, और फिर ये 60 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ये फिर बेसिकली इसने किया क्या, फंक्शन बनाया हमने उससे So यप आई हैव वन डाउट कि देखो, जैसे आपने लेट एडिशन ऑफ 3 नंबर इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 लिखा है, राइट? तो हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सो वहाँ पे एडिशन ऑफ नंबर ऑफ 3 नंबर्स के जगह पे अपन कुछ भी लिख सके, लाइक एडिशन इक्वल्स टू नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। हाँ, यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि हम वेरिएबल के नेम को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम हम वो कुछ भी रख सकते कैलकुलेशन होगा, राइट? हैं। हाँ, सो बेसिकली वेरिएबल, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, वेरिएबल का जो भी नेम रहता है वो हम कुछ भी रख सकते हैं। ये मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ, ठीक है, और उससे वो एक्सेस होगा, ठीक है। ये मैं कुछ भी रख सकता हूँ इसके वैल्यू को, और इसके आउटपुट विल कम एज फ्रॉम सोहम नंबर 1 2 3, राइट? या the addition of these 3 numbers are stored in this particular variable, ठीक है। तो शोभन जो वेरिएबल है उसके अंदर ये तीनों नंबर का समेशन एडिशन जो है वो स्टोर्ड है, और फाइनली हमने इस फंक्शन के जराए इस एडिशन ये शोभन जो था हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रिटर्न हो रहा है जो कि 60 है ना। इन दिस केस 10 प्लस 20 प्लस 30 60 है, और ये जो रिटर्न हुआ ना ये हमें फंक्शन से एक्सेस किया जा सकता है, हम इस फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। और फंक्शन से एक्सेस करने के लिए ये इक्वल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल जैसे असाइनमेंट मैंने बताया था, असाइन कर सकते हैं वैल्यू किसी में भी। और सिमिलरली यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक एडिशन नाम दे देता हूँ मैं इसको, और फिर हमने उसको प्रिंट किया, बस ये था बेसिक मतलब। और फाइनल ये रिटर्न स्टेटमेंट को समझाने के लिए ये कैसे काम कर रहा है, इसके नीचे मैं और एक कंसोल लॉग लगा देता हूँ, ठीक है। कंसोल लॉग दिस लाइन विल
नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जब यहाँ पर फंक्शन रन हुआ, यहाँ पर 10 20 30 प्रोवाइड हुआ, इसे ऐड किया, रिटर्न किया। रिटर्न जैसे मैंने बताया था कि रिटर्न स्टेटमेंट एक तो रिटर्न तो करता ही है वैल्यू को, और एक और काम करता है, ये भी हमको श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि इसके बाद जो भी लाइन लिखे रहेंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो भी लाइन लिखे रहेंगे फंक्शन के अंदर वो कभी रन नहीं होगा। ठीक है, नेवर, कभी रन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया एक रिटर्न स्टेटमेंट का और एक एग्जाम्पल की रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, रिटर्न वैल्यूज के बारे में पढ़ा, फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, सिंटेक्स देखा। तो अब हम पढ़ते हैं एरो फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस बनाने का जो एक तरीका हो गया वो तो ऐसे हो गया, फंक्शन, फिर यहाँ पर फंक्शन नेम, जो भी नेम होगा आपके फंक्शन का। ठीक है, और फिर जो भी आप उस फंक्शन में कर रहे होंगे, दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, और फिर हम उसको कॉल करेंगे, ये हो गया एक फंक्शन। अब हम बनाते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन और बेसिक नॉर्मल फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता, यूज़ हम वैसे ही करते हैं, बस डिक्लेयर करने का या फिर डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। एरो फंक्शन बनाने के लिए हम एक उसे वेरिएबल के फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, लाइक लेट सम फंक्शन, यहाँ पे भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, और फिर उसको इक्वल करेंगे क्योंकि असाइन कर रहे हैं हम। और मैंने बताया था फंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये ब्रेसेस। ठीक है, ये जो दो ब्रेसेस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं है तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम बनाएंगे, इसका मतलब है हमने फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एरो डालेंगे जो कि इक्वल और राइट एरो से होता है, और यहाँ पर फिर से स्कोप लिखेंगे, और फिर यहाँ पर जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है उस फंक्शन के अंदर वो हम लिख सकते हैं, जैसे दिस इज एन एरो फंक्शन। ठीक है, और फिर इसको भी कॉल करने का तरीका सेम है, एरो फंक्शन लिखिए और यहाँ पर फंक्शन का जो सिंटेक्स था वो यूज़ कर दीजिए। तो ये प्रिंट कर रहा है पहले तो दिस इज ए नॉर्मल फंक्शन, फिर प्रिंट कर रहा है दिस इज एन एरो फंक्शन। ठीक है, तो ये एरो फंक्शन अब काम कैसे कर रहा है, ये जो फंक्शन का डिक्लेयर हमने किया, फंक्शन हमने जो डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन है, ये हमने सम फंक्शन में स्टोर करके रखा है। ठीक है, और उसको हम सम फंक्शन रन करके या फिर एग्जीक्यूट करके हम उसे रन कर सकते हैं, जो भी इस स्कोप में हमने प्रोवाइड किया था। ठीक है, इसमें भी हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट देने का तरीका भी सेम है। यहाँ पर हम दे सकते हैं num1 कॉमा num2। ठीक है, यहाँ पर 10 20, और यहाँ पर मैं फिर से प्रिंट कर देता हूँ इसकी जगह num1 प्लस num2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 दिया, इसने 10 और 20 दिया एज num1 एंड num2, उसने दोनों को ऐड किया और प्रिंट कर दिया 10 + 20 = 30। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलरली रिटर्न भी वैसे ही काम करता है। num1 अगर हमको रिटर्न करना हो, ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि इसको स्टोर करके रखेगा इस रिटर्न स्टेटमेंट के रिटर्न वैल्यू को। ठीक है, और उसको प्रिंट करना है। तो मैंने num1 को ही खुद ही रिटर्न कर दिया था जो कि 10 है, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यही है बेसिक सिंटेक्स एरो फंक्शन का। अब वाई वी यूज अ नॉर्मल फंक्शन एंड एन एरो फंक्शन डिफरेंटली। ठीक है, सेपरेट हम इस जावास्क्रिप्ट ने सेपरेट इसको क्यों बनाया। ठीक है, तो इस पे स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन को मैं फिर से रीडिक्लेयर कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, और यूज़ करते हैं इसी फंक्शन को। और यहाँ पर एक काम करते हैं, नया फंक्शन बनाते हैं, ये बहुत ही क्लस्टर हो गया। एक नया फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट। ठीक है, जो 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 क्या करेगा, इसमें जो भी प्रोवाइड करेंगे हम इनपुट, उसी को डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। ठीक है, बस यही करेगा ये। और उसको हम अगर कॉल करते हैं और यहाँ पर मैं देता हूँ 1 2 3 4, तो वो उसे प्रिंट कर देगा। अरे सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे इनपुट यूज़ करना था मुझे। हाँ, तो हमने इनपुट 1 2 3 4 दिया, उसने इनपुट को ही प्रिंट कर दिया। ठीक है, और एरो फंक्शन का भी सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट 2। ठीक है, हम सेम नेम यूज़ नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इनपुट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम स्कोप में हम दो वेरिएबल या फिर दो
आइडेंटिफायर्स के नेम सेम नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे ये एक स्कोप हो गया जो कि ग्लोबल स्कोप है, यहाँ पर प्रिंट हम 2 बार नहीं ले सकते। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट रखा तो इस कंडीशन में तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर हम सेम यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर इसके अंदर यूज़ करना चाहें, स्कोप के अंदर अलग स्कोप बनाकर वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पर एरर दे दिया है कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ये प्रिंट हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सो डोंट यूज़ इट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली प्रिंट करते हैं इनपुट को और इसको भी कॉल करते हैं प्रिंट 2, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बड़ा सा नंबर देते हैं 1 से लेकर 8 तक, इसको प्रिंट करेंगे तो सिमिलरली दोनों सेम इनपुट आउटपुट दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ना मेन डिफरेंस नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में ये है कि जब हम ये जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रिटेशन के टाइम पे हेल्प करता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मतलब जैसे जैसे लाइंस एग्जीक्यूट होने लगते हैं इंटरप्रेटर से, तो वैसे वैसे जावास्क्रिप्ट क्या क्या करता है उस पर बेस्ड है। जैसे जावास्क्रिप्ट ने पहले ये चेक किया, धीरे धीरे जैसे एग्जीक्यूट होते हुए गए, क्योंकि एक एक लाइन एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो पहले फंक्शन ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो उसने एक फंक्शन बना दिया ये वाला, फिर उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, जो कि हमें दिख रहा है आउटपुट में। फिर उसने एक एरो फंक्शन बनाया जिसका नाम था प्रिंट 2, उसका डेफिनेशन भी उसने बनाया, फिर हमने प्रिंट 2 भी डिक्लेयर कर दिया, उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेट यूज़ कर देता हूँ अगर आपको वो हो रहा है कन्फ्यूज़न। हाँ, अब इस पर मेन डिफरेंस ये है कि अगर मैं इस प्रिंट को इस फंक्शन डिक्लेरेशन के ऊपर यूज़ करता हूँ तो किसको लगता है कि ये रन होगा बिना एरर के, क्योंकि अभी तक हमने बताया नहीं था प्रिंट है ना। जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर को हमने बताया नहीं था कि प्रिंट एग्जिस्ट करता है, पहले हमने कॉल कर दिया, फिर उसके बाद हमने बताया कि प्रिंट है क्या। तो कोई हैंड रेज कर सकता है कि किस किस को लग रहा है इस पे एरर नहीं आएगा या फिर एरर आएगा, किसको लग रहा है इस पे एरर आएगा? ओके, सम ऑफ यू आर टेलिंग इस पे एरर आएगा। तो इसको सेव करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे सेम आउटपुट आ रहा है। मैंने प्रिंट किया, प्रिंट यूज़ किया, फिर उसको बताया कि प्रिंट क्या है, तो आउटपुट तो सेम है। अब एक काम करते हैं, एरो फंक्शन का जो हमने कॉल किया था उसको मैं एरो फंक्शन के ऊपर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इस केस में ना ये एरर देगा, कैन नॉट एक्सेस प्रिंट 2 बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इस केस में तो इसने कुछ नहीं बोला था, पर इस केस में उसने बोला कि भैया आपने तो डिक्लेयर किया ही नहीं, फंक्शन है क्या, प्रिंट 2 है क्या, आपने बताया नहीं, तो हम जाने कैसे, ठीक है। तो एक स्पेशल केस रहता है फंक्शंस का। अगर आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं फंक्शन कीवर्ड से, तो उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के ऊपर नीचे कहीं पे भी। उस कंडीशन में जावास्क्रिप्ट पहले फंक्शन को अपने स्टोरेज में या फिर मेमोरी में सेव कर लेता है कि फंक्शन का डेफिनेशन ये है, ठीक है, और फिर उसको आप कहीं पे भी यूज़ कीजिए, फंक्शन के ऊपर नीचे कहीं पे भी। बट एरो फंक्शन का मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है, मैंने जैसे बताया ये वेरिएबल रहता है ना, फंक्शन नहीं रहता। हमने इस वेरिएबल में असाइन किया है फंक्शन को, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, हमने एक फंक्शन बनाया और उसको हमने इस वेरिएबल में असाइन किया है, ठीक है, ये है बात। तो वो चेक कर रहा है कि प्रिंट 2 तो कुछ है ही नहीं, फंक्शन नहीं है, अगर फंक्शन होता तो वो प्रिंट कर देता पहले ही, है ना। तो इसीलिए उसने ये एरर दिया कि भैया आपने तो इनिशियलाइज किया ही नहीं पहले और आपने पहले यूज़ कर लिया। तो ये बस बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन एंड एन एरो फंक्शन। अगर मैं ऐसे यूज़ करता हूँ तो वो रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। हाँ, तो बस यही था डिफरेंस, थोड़े डिटेल में चले गए हम, ठीक है। तो फंक्शंस यहाँ पर एंड होता है, इसके बाद हम क्लोजर जानते हैं और कॉलबैक जानते हैं, ठीक है। तो क्लोजर्स एंड कॉलबैक्स, ये एक अभी तो हम जैसे मैंने फंक्शन के बारे में बता दिया, तो अब हम फंक्शंस के साथ ही खेलेंगे जावास्क्रिप्ट में, जो भी होगा फंक्शंस के साथ ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। फंक्शंस एंड फंक्शंस, ओनली फंक्शन। तो फिर से मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं बनाते, अब हम नॉर्मल फंक्शन ही बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ फंक्शन, इसका नाम रख देते हैं टू यूज़ क्लोजर्स, ठीक है। और ये एक बेसिक फंक्शन हो गया, इसको हम कॉल भी कर लेते हैं डिक्लेरेशन के बाद। और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा आप सबको कि आप कहीं पे भी कुछ भी अगर आप नाम दे रहे हैं, ये एक टिप के हिसाब से आप ले सकते हैं एज अ टिप।
कोई भी आप अगर फंक्शन बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसका जो भी नेम होगा वो आप कैमल केस में लिखिए। कैमल केस का मतलब यही होता है कि जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उसका जो पहला कैरेक्टर है उसको कैपिटलाइज करना, ठीक है। जैसे मुझे फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना होगा, इज देयर समथिंग, ठीक है, ये कोई भी एक फंक्शन है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ना नाम रखते हुए इसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे हम, ठीक है। ये कन्वेंशन तो नहीं है, बट एक रीडेबिलिटी बढ़ा देता है किसी भी कोड फाइल का या फिर कोड बेस का, ठीक है। मोर रीडेबल कर देता है, द जावास्क्रिप्ट कोड बिकम्स मोर रीडेबल बाय यूजिंग कैमल केस सिंटैक्स, ठीक है, कैमल केस सिंटैक्स ऑफ मेकिंग एनी वेरिएबल, ठीक है। तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे बेसिक एक टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से हो गया, जो कि आपको बहुत पता चलते रहेंगे इस सेशन के दौरान। ओके, तो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया। पहले हम जानेंगे क्लोजर्स। क्लोजर्स होते क्या हैं? तो क्लोजर जानने के लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर, ठीक है। इनर वेरिएबल, जिसका मैं नाम दे देता हूँ इनर वेरिएबल। फिर से मैंने कैमल केस यूज़ किया, ठीक है। इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ 8, ठीक है। और इसको मैं लॉग कर देता हूँ इनर वेरिएबल को, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है, एज इट इज़, जो कि हमने पहले भी देखा, ठीक है। इसको कॉल किया, इसने डिक्लेयर किया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर हम नेस्टेड फंक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन है, उसके अंदर हम नेस्टेड फंक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ क्लोजर फंक्शन, ठीक है। और उसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ इनर वेरिएबल, ठीक है। और इसी फंक्शन के अंदर मैं इस क्लोजर फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक। तो आप देखेंगे ये 8 भी प्रिंट हुआ, ये 8 भी प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जस्ट आफ्टर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इनर फंक्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले जो प्रिंट हुआ था वो फंक्शन के अंदर वाला प्रिंट हुआ था, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो प्रिंट हुआ था वो इनर फंक्शन पे प्रिंट हुआ था, क्योंकि हमने इसको कॉल किया था, ठीक है। तो क्लोजर अब मैं बताता हूँ क्या होते हैं बेसिकली। क्लोजर्स इज अ कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑफ यूजिंग एनी वेरिएबल इनसाइड अ नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। क्लोजर्स मतलब यही होता है कि हमने अगर कोई नेस्टेड फंक्शन बनाया है तो उसको हमारे इस फंक्शन के ग्लोबल स्कोप के जितने भी वेरिएबल रहते हैं उसका एक्सेस रहता है, ठीक है। उसको बेसिकली हम क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जैसे जैसे मैं इस कॉल बैक में पहुंचूंगा ना, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। क्लोजर्स आर नथिंग बट यूजिंग और एक्सेसिंग इनर वेरिएबल्स ऑफ एनी फंक्शन फ्रॉम इनर फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, ऑफ द सेम फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उसको इसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन में यूज करना, वो है क्लोजर, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉलबैक्स का, ठीक है। कॉलबैक्स, तो फिर से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एग्जांपल फॉर कॉलबैक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर से यूज कंसोल लॉग कर लेते हैं सैंपल ऑफ कॉलबैक, ठीक है। और इसको कॉल भी कर लेते हैं, फाइन। तो इसने प्रिंट कर दिया सैंपल ऑफ कॉलबैक, जो कि हमने प्रोवाइड किया था। अब कॉलबैक्स का बेसिक मतलब ये होता है कि हम जब किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसके पैरामीटर में हम एक दूसरा फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है, एक दूसरा फंक्शन दे सकते हैं, ठीक। अब ये कैसे काम करता है, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ या फिर एक नया फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा अदर, ठीक है। फंक्शन का नाम अदर है, ठीक है। कंसोल लॉग करते हैं, दिस इज फ्रॉम अदर फंक्शन, ठीक है। दिस कंसोल लॉग इज फ्रॉम अदर फंक्शन। इसको तो वैसे हम अदर कॉल करके और भी यहाँ पे वो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया दिस इज फ्रॉम अदर फंक्शन और ये बाकी, ठीक है। बट हम मान लेते हैं ये फंक्शन को हम कॉल नहीं करना है, हमें कॉल नहीं करना, हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, उसके बाद ही रन होना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है, टास्क परफॉर्म करने के बाद। तो हम इस फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। तो जैसे मैंने यहाँ पर अदर प्रोवाइड कर दिया, ये अदर क्या था, ये फंक्शन का नेम फंक्शन,
और यहाँ पर सिमिलरली उस अदर को हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से सिमिलरली कुछ भी नाम दीजिए, यहाँ पर भी कुछ भी नाम, और यहाँ पर वही नाम जो यहाँ पर दिया था हमने। तो यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज अदर, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं उस दिस इज अदर को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आउटपुट में मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, मैं इसको मान लेता हूँ ये फर्स्ट आउटपुट है और ये मान लेता हूँ सेकंड आउटपुट है। तो उसी लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सैंपल ऑफ कॉल बैक रन हुआ, ठीक है। फिर दिस इज फ्रॉम अदर फंक्शन रन हुआ। अब इसका जो कंट्रोल फ्लो है वो कैसे चल रहा है, इससे पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर किया, बट क्योंकि इसको कहीं पे कॉल नहीं किया था तो इसको रन नहीं किया, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट आया यहाँ पर, इसको भी डिक्लेयर किया, क्योंकि एक कॉल नहीं हुआ तो फिर से नहीं रन किया, बट इसने देखा कि यहाँ पर कॉल हुआ है ये बाय गिविंग पैरामीटर अदर। अदर क्या था, ये फंक्शन था, ठीक है। और उसको हमने इस फंक्शन के अंदर इस दिस इज अदर नेम से एक्सेस किया था, ठीक है। इससे एक्सपेक्ट कर रहा था हमने, तो उसको फिर से हमने रन किया तो वो प्रिंट हो गया, ठीक है। ये वाला फंक्शन रन हो गया, राइट, ओके। अब इसके जावास्क्रिप्ट बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से दो मैं बता रहा हूँ। एक है सेट इंटरवल, ठीक है। ये फिर से एक फंक्शन है। यहाँ पर फिर से हम एक फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम एक प्रोवाइड कर देते हैं फंक्शन नेम टाइमर, जो कि कौन सा लॉग करेगा दिस इज टाइम, ठीक है। कुछ भी मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर टाइमर जो फंक्शन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये और एक पैरामीटर लेता है सेट इंटरवल, जो कि रहता है एक नंबर। नंबर क्या रहता है, नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स आफ्टर विच दिस टाइमर फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मिली सेकेंड देना है अपने को, ठीक है। तो एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो मैं यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड बाद ये जो फंक्शन है वो रन होगा, ठीक। मैं इसको सेव करता हूँ। तो 1 सेकेंड, ये हाँ 2 सेकेंड बाद ये रन हुआ, ठीक। और हर 2 सेकेंड में ये रन हो रहा है, ठीक है। दिस इज टाइम, ये हर 2 सेकेंड में रन हो रहा है, ठीक। मैं यहाँ पर अगर 1 रखता हूँ तो ये चेक करते हैं 1 2 3 4, ये यहाँ पर आपको आउटपुट्स दिख रहे होंगे। हर एक सेकेंड ये दिस इज टाइम ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब एक आपको मैंने कॉलबैक का एग्जांपल दे दिया। कॉलबैक का बेसिक मतलब ये होता है किसी भी फंक्शन के पैरामीटर में एक दूसरा फंक्शन प्रोवाइड। यप, Can you please repeat this time function time, please? हाँ Because हाँ I didn't get it clearly. ओके ओके फाइन। Thanks. हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ। कॉलबैक का बेसिक मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन के पैरामीटर में एक दूसरा फंक्शन प्रोवाइड करना या फिर वही फंक्शन प्रोवाइड करना, है ना। तो कॉलबैक का बेसिक मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन है उसके पैरामीटर में एक दूसरा फंक्शन हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। और ये टाइमर फंक्शन तो एज इट इज जो यहाँ पर डिक्लेयर्ड है टाइमर, ये कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। जो कि कुछ भी यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। लाइक यहाँ पर मान लेते हैं वेब विथ GDSC प्रिंट कर रहा है ये, ठीक है। फिर हर सेकंड वेब विथ GDSC प्रिंट करेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पहले से प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। और ये हर 1000 मिली सेकेंड्स में या फिर 1 सेकेंड में इस फंक्शन को रन करता है, फाइन। बस यही ये काम करता है। तो हमने अभी पढ़ा क्लोजर्स के बारे में और कॉलबैक्स के बारे में। फिर से मैं तो अपन ये टाइम मीन्स अभी 1000 सेकेंड्स शायद से दिया हुआ है MS, राइट। हाँ, तो उसको ये चेंज भी कर MS में है, सकते हैं। ये हाँ, MS में है, ठीक है। ओके। तो वी कैन एड इट लाइक 10,000 और हाँ या तो अपन उसको वी ज्यादा भी कैन कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वी कैन गिव एनी नंबर हियर। ओके, यहाँ पर जितना नंबर देंगे डिवाइडेड बाय 1000 उतने सेकंड के बाद ही ये टाइमर जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक मीन्स है। जितना मिनट देंगे उससे हाँ 1000 से डिवाइड होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मिली सेकेंड है ना, ओके, 1 हाँ, सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली टाइम सेकेंड, ओके कूल। तो या बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो फिर से मैं बता रहा था मैं कि क्लोजर क्या है और कॉलबैक्स क्या है।
कॉलबैक बेसिकली ये है एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को प्रोवाइड करना पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट में। क्लोजर्स ये है एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरा फंक्शन बनाया, तो जो हमने दूसरा फंक्शन बनाया वो हमारे आउटर फंक्शन के इनर वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्लोजर बोलते हैं। ठीक है। और एक टाइप का ये प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट प्री डिफाइंड टाइमर फंक्शन जो है सेट टाइम आउट। ठीक है, यहाँ पर भी मैं सिमिलरली टाइमर फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करता हूँ और यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड प्रोवाइड कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब देखिए आप, ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, अभी 1 सेकेंड का वेट करते हैं और ये आ गया। ठीक है, वेब विथ GDSC, और ये इसके बाद रन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है टाइम आउट जो कि सिर्फ एक ही बार रन करेगा किसी भी फंक्शन को आप जो भी प्रोवाइड करेंगे और इतने टाइम बाद, और सेट इंटरवल हर एक पर्टिकुलर 1000 मिली सेकेंड्स के या फिर जो भी आप प्रोवाइड करेंगे उतने मिली सेकेंड्स के इंटरवल पे उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब इन दोनों फंक्शंस का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हेल्प करना चाहें तो आप इस पर कमेंट्स डालकर आगे के बता सकते हैं कि अब मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बेसिकली वी आर क्रिएटिंग काउंटडाउन। ठीक है, काउंटडाउन क्रिएट करेंगे जो कि 60 से लेकर 0 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, हर एक सेकेंड के इंटरवल पे। ठीक, तो पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसका नाम रहेगा टाइम। इसको हम 60 दे देते हैं इनिशियली क्योंकि 60 से 0 जाना है। ठीक है, और एक फंक्शन दे देते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, टाइम, और यहाँ पर हमको टाइम माइनस करना है। ठीक है, और फिर उसको प्रिंट भी करना है। ठीक है, टाइम को अब माइनस प्लस जैसे इंक्रीमेंट कर रहा था, सिमिलरली माइनस हमें डिक्रीमेंट करके देता है टाइम के वैल्यू को। ठीक है, ओके, सो अब हम सेट इंटरवल यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिक्रीमेंट जो फंक्शन था उसको पास करते हैं और 1 सेकेंड यहाँ पर पास कर देते हैं। 1 सेकेंड मतलब 1000 मिली सेकेंड, राइट। तो ये जो है हर सेकेंड इस फंक्शन को रन करेगा। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, पहले तो डिक्रीमेंट कर रहा है बाय 1 और फिर उसको प्रिंट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। तो 1 सेकेंड का वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट दिख रहा होगा, हर एक सेकेंड वो प्रिंट होते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया कॉलबैक्स का। ठीक है, इस फंक्शन में हमने कॉलबैक दिया तो वो हर सेकेंड इसको प्रिंट कर रहा है और डिक्रीमेंट भी कर रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ और एक काम करते हैं, यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ i इज़ इक्वल टू 0, मतलब हमारा काउंटडाउन एंड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा लॉग कर देंगे, क्या हुर्रे, यू हैव रीच्ड, जो भी काउंटडाउन होगा। ठीक है, काउंटडाउन हमारा एंड हो चुका है और फिर हम 60 नहीं रखते, 1 मिनट कौन वेट करेगा, 5 सेकेंड रख देते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1 जाएगा और एंड हो जाएगा। सेव करता हूँ मैं, तो 1 सेकेंड, oh sorry, I is not declared, right? We have used time as the control variable. So 4 3 2 1 then 0 then hooray is printed. Now check that -1 से भी ज़्यादा है, ये यहाँ पर जाकर स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा अब क्यों हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इस पे ना एक और चीज़ आता है क्लियर इंटरवल का। ठीक है, वहाँ पर भी हमें सिमिलरली एक वेरिएबल पास करना रहता है। ठीक है, ये मैं क्लियर इंटरवल फंक्शन को टेस्ट करने और बताने के लिए एग्जांपल चूज़ किया है ये वाला। तो उसके लिए इसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, और मैंने ऊपर क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि हमने फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, एरो फंक्शन नहीं यूज़ किया है, और इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या वेरिएबल रखे, टाइमर। ठीक है, या फिर काउंटडाउन। ठीक है, और यहाँ पर हुर्रे जब ये बोल रहा है उसके बाद हम क्लियर कर देते हैं
क्लियर इंटरवल, कौन सा टाइम आउट। ठीक है, यहाँ पर हमको बताना पड़ता है कि कौन सा हम इंटरवल क्लियर करना पड़ता है, क्लियर करना चाहते हैं। मल्टीपल इंटरवल हो सकते हैं हमारे पास, बट हमने टाइम काउंटडाउन जो इंटरवल बनाया था उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। ठीक, तो इसको हम सेव करते हैं और वेट करते हैं। तो 4 3 2 1 0 देन हो रहे, और उसके बाद -1 -2 से प्रिंट नहीं हुआ। अब ये कोड एग्जैक्टली कर क्या रहा है? ठीक है, बहुत सारा कोड लिख दिया हमने। ये कोड एग्जैक्टली कर रहा है ये कि हमने एक इंटरवल बनाया जिसको हमने काउंट डाउन में सेव करके रखा, स्टोर करके रखा। ठीक है, और वो इंटरवल इसको कॉल कर रहा है हर सेकंड में। ठीक है, तो पहले उसने 4 प्रिंट किया क्योंकि माइनस किया हमने, फिर प्रिंट किया, फिर एक सेकंड बाद फिर से माइनस किया, फिर प्रिंट किया, फिर चेक किया कि यार 0 रीच हुआ या नहीं, नहीं हुआ, तो फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, ऐसे करके फिर जब 0 आ गया तो फिर से इसने प्रिंट किया यहाँ पर, और फिर उसने चेक किया कि 0 है, हाँ है, फिर उसने हुर्रे प्रिंट किया, और फिर हमने उस इंटरवल को क्लियर कर दिया। और क्लियर का मतलब ये होता है कि ये जो था इसको हमने मेमोरी से क्लियर कर दिया, और आपको पता है मेमोरी से जब क्लियर हो जाता है तो वो चीज़ रन नहीं होती या फिर एक्सेस नहीं होता। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि हमने उसको एज डिलीट ही कर दिया। ठीक है, ओके, कूल। तो कॉलबैक्स और क्लोजर का कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, उनको हम साथ में यूज़ कर सकते हैं कि कोई एक टास्क हुआ तो हम कोई कॉलबैक हम यूज़ करें। ठीक है, अब ये मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद ना आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा ये अब बहुत बड़ा हो गया हमारा, है ना। अब ये इतना सारा कोड हम अगर एक ही फाइल में लिखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो वैसे ये कमेंटेड है, बट इन रियल वर्ल्ड केसेस ये इतना सारा कमेंटेड नहीं रहता है। ठीक है, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कोड कहाँ पर है, कौन सा कोड कहाँ पे नहीं है। तो हम कोड को मॉड्यूलराइज करते हैं। ठीक है, हम मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं कोड को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मैं बता देता हूँ कि HTML में स्क्रिप्ट्स को यूज़ कैसे करते हैं। स्क्रिप्ट मतलब एक तो ये हो गया टैग, एक मैंने बता दिया था कि कंसोल में भी आप प्रिंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके। ठीक है, बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके। एक हो गया ये स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके, और एक हो गया एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स को यूज़ करके। ठीक है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, मैंने जैसे प्रीवियसली ये script.js बनाया था इस सेशन के स्टार्टिंग में, उसको हमें यूज़ करना है। ठीक है, कि JS का फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट हमें उसको यूज़ करना है इस HTML में। तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, सिमिलर ऐसे ही डालेंगे, और यहाँ पर सोर्स लिखेंगे। ठीक है, SRC मतलब सोर्स। अब ये सोर्स कहाँ से लेना है हमको, यहाँ पर हम रिलेटिव पाथ देंगे। अगर आपने CSS का सेशन अच्छे से अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि हम रिलेटिव पाथ से CSS के स्टाइल शीट्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने स्क्रिप्ट दिया, अब उसको बोला कि कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ करना है, और उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये है बेसिक सिंटेक्स किसी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के फाइल को यूज़ करने के लिए। ठीक, और अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा ये index.html को, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इस script.js में सब लिखेंगे, JS में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं console log hello world लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि यही वाली फाइल वहाँ पे कॉल हुई है। सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड और वही वाली फाइल रन हुई है। यहाँ तक सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमने दूसरे फाइल से HTML में कॉल किया जावास्क्रिप्ट के कोड को। ठीक है, रेज एंड इफ देयर इज एनी डाउट टू एनीबॉडी, वरना हम आगे बढ़ता है। नो, ओके, नो डाउट्स, फाइन। तो यहाँ पर सिमिलरली पूरा जैसे मैंने अभी तक कल के सेशन से लेकर आज तक अभी तक के सेशन तक जितना बताया कोड, वो सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे a इक्वल टू हमने डिफाइन किया a इक्वल टू 1, लेट b इक्वल टू 2। ठीक है, हम उसे कंसोल लॉग से प्रिंट कर सकते हैं a प्लस b, तो वो वहाँ पर ये 3 प्रिंट होगा। सिमिलरली सब सेम है जैसा हम यूज़ कर रहे थे, बट ये हमें सेपरेट फाइल इसलिए यूज़ करना चाहिए कि मान लेते हैं हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। हम एक प्रोजेक्ट भी हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट लेंगे हम 1 to 1 सबके साथ। ठीक है, फिजिकली,
तो उसमें आप देखेंगे कि हम एक जब वेबसाइट बनाते हैं उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन होता है अगर आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है। प्रोजेक्ट का सेक्शन होता है, आपने अगर कोई ब्लॉग लिखा होगा तो उसका सेक्शन होगा, आपके इंट्रोडक्शन का सेक्शन होगा, अबाउट अस, और एक इमेज अगर आप दे दोगे, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं। अगर वहाँ पर जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सबको एक ही फाइल में तो हम डाल नहीं सकते, क्योंकि वो एकदम बहुत ही मेसी हो जाएगा, ठीक है। और हमें उसको रीडेबल बनाना रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम मॉड्यूलराइज करते हैं। मॉड्यूलराइज मतलब सेपरेट कर देते हैं हम, सेपरेट सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड को, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ेंगे। कॉमन जेएस एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है। तो उसके लिए मैं और एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। एक और फाइल बना लेते हैं जो कि प्रिंट डॉट जे एस, ठीक है। ये फाइल सिर्फ हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, प्रिंट समथिंग, एंड समथिंग ये लेगा, ठीक है, और कॉन्सोल लॉग कर देगा समथिंग, ठीक। और अब हम इस प्रिंट को इस स्क्रिप्ट से यूज़ कैसे करें, मैं अप डाउन रख देता हूँ दोनों फाइल्स को। यहाँ पे प्रिंट वाला फाइल है और ऊपर स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल है, ठीक है। अब हमें मान लेते हैं कि ये वाला फाइल भी बहुत बड़ा है, ये वाला फाइल भी बहुत बड़ा है, ठीक है, इन रियल यूज केसेस। तो अब हम इस प्रिंट फंक्शन को, प्रिंट समथिंग फंक्शन को इस यहाँ पर यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए पहले तो हमें इस प्रिंट फंक्शन को यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे हम फाइल से फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करते थे, तो वैसे फाइल से हम जिस भी पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को हम रिटर्न करेंगे, वही हम आउटर किसी फाइल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिटर्न करने का तरीका एक ही है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। शायद सिंटेक्स गलत होगा, देख लेते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और फिर यहाँ पर हमें जो भी रिटर्न करना है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ये बताना चाह रहा है कि हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट जो था वो हमने प्रिंट डॉट जे एस से रिटर्न किया है इन अदर वेज, ठीक है। ये फाइल का रिटर्न स्टेटमेंट मान लेते हैं आप, ठीक है। और हम अब इसे स्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेट प्रिंट समथिंग इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर, और यहाँ पे प्रिंट। जैसे हम अलग दूसरे फाइल्स में, एक सेकेंड, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों, अच्छा ओके, डॉट जे एस लेगा ये, एक सेकेंड, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड बाय, एक सेकेंड, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वो नहीं किया, वो मैं बताने वाला था। नो, वन सेकेंड, ये हमें एरर क्यों दे रहा है। ओके ओके, वन सेकेंड गाइस, मैं अभी क्या कर रहा हूँ उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गॉट एरर, एक सेकेंड, ये एरर क्यों आ रहा है, मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। नॉट श्योर क्या बोल रहा हूँ मैं। गॉट रेफरेंस एरर, ओके, might be something like this, सही तो है। Okay, not sure why this is returning any error, returning this particular error. इसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में काम करते हैं। import print something, और ऐसे इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है जिसको ES6 मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। ओके,
ओके, ये एनपीएम का एरर है, ठीक है। ये जब वो हम प्रोजेक्ट्स जानेंगे तब हम करेंगे, बट बेसिक आप जान लीजिए ये ES6 का जो सिंटेक्स है इंपोर्ट करने का, वो ऐसा है जो कि आप दूसरे लैंग्वेजेस में करते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम सम फाइल या फिर सम मॉड्यूल, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल जो भी रहेगा। इस केस में हमारा प्रिंट था, यहाँ पर .js एक्सटेंशन लिखना मैंडेटरी नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं रहता, ऑप्शनल रहता है, ठीक है। और इस केस में हम इस प्रिंट समथिंग को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। और सिमिलरली फिर यहाँ पर ES6 का ही वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं तो हमें नहीं, हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया इसके ऊपर। इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड मॉड्यूल, वाई, अच्छा कोई बात नहीं। इसका बेसिक जो वो एरर आ रहा है ना, ये package.json से आ रहा है, जो कि हम जब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्ट से हो जाना चाहिए था, ठीक है, जो कि हम रिक्वायर स्टेटमेंट से कर रहे थे, ठीक है। बट ये npm का एरर है। जो जब हम इसको रिएक्ट जेएस हम स्टार्ट करेंगे तब इसको हम डीपली देखेंगे, ठीक है, इन मोर डिटेल देखेंगे। जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो भी आप जान लीजिए, भले ये एरर आ रहा है बट बेसिक सिंटेक्स जो है वो ऐसा है, जहाँ पे भी आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है, जहाँ से आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, वहाँ पर एक सिंटेक्स होता है ये वाला मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स, और फिर फंक्शन आप प्रोवाइड कर दीजिए एक नाम, और वो नाम जिससे आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं और उसका वैल्यू जो भी रहेगा, और उसको दूसरे फाइल में एक्सेस करने के लिए ऐसे हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। और अभी ये मेरे विरुद्ध जा रहा है, अपोज जा रहा है, ठीक है। बट इसका सिंटेक्स जो है वो एक्यूरेटली यही है, ठीक है। जो कॉमन जेएस का सिंटेक्स है वो ये है कि ऐसे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है, और ऐसे हम इसको इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा ES6 कॉन्सेप्ट आता है, जो कि जावास्क्रिप्ट ने न्यू इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको इंपोर्ट करते हैं इस स्टेटमेंट से, ठीक है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम सम फाइल, और फिर उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये जो मेरा ब्लॉग था उस पर अच्छे से दिखेगा, ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। 1 सेकेंड, वेट इज, यप। तो कॉमन जेएस, इस पर आप अगर सर्च करेंगे तो ये रहा कॉमन जेएस का जो बेसिक सिंटेक्स है, ऐसे, ठीक है। या तो आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट डॉट फंक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ES6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, वो मैं देखता हूँ क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। शायद कुछ बैकग्राउंड में इशू होगा, उसको हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे जब हम रिएक्ट सीखेंगे, जब हम रिएक्ट सीख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं प्रिंट जेएस को हटा देता हूँ क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, ओके। मॉड्यूलराइज करना तो हम देखेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब व्हाट इज एसिंक्रोनस, यहाँ पर एक इमेज है जिससे अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, ये रहा। एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस का बेसिक डिफरेंस ये है, आपने मान लेते हैं आपने बहुत सारे जावास्क्रिप्ट की कोड लिखे हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने बताया एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं टास्क 1 इज 1 लाइन, टास्क 2 इज द सेकंड लाइन, टास्क 3 इज द थर्ड एंड टास्क 4 इज द फोर्थ लाइन कॉन्सेक्यूटिवली, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक एक करके उसको रन करेगा। मान लेते हैं 1 सेकंड बीतने के बाद वो टास्क 2 को स्टार्ट किया उसने, सेकंड बीतने के बाद उसने थर्ड टास्क को स्टार्ट किया, और फिर 3 सेकंड बीत जाने के बाद, थर्ड सेकंड के बाद उसने फोर्थ टास्क को स्टार्ट किया, और फिर वो जब तक चला तब तक चला और उसको एंड कर दिया। ये हो गया सिंक्रोनाइजेशन या फिर सिंक्रोनस कोड इन जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है बहुत सारे टास्क को साइमल्टेनियसली रन करना, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे लाइन्स हैं, उसको साइमल्टेनियसली हमको रन करना है,
तब हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। एसिंक्रोनस का बेसिक मतलब यही होता है कि लाइन 1 लाइन 2 साथ में एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो अब उसको अब हमें यूज़ करना है, ठीक है। उसका एक बेसिक मैं एग्जांपल देता हूँ। चलो, मैंने मान लेते हैं यहाँ पर कॉन्सोल लॉग लिखा, ठीक है, 1, ठीक है। और फिर जैसे मैंने पहले बताया था सेट इंटरवल, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन देता हूँ। आप ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट डायरेक्ट फंक्शन नेम ना देकर, और ये 1 सेकेंड बाद प्रिंट करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इनसाइड ऑफ सेट इंटरवल, ठीक, और यहाँ पर 2, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ, यहाँ पर 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके कौन बताएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा? कौन बता सकता है? आई एम वेटिंग 5 सेकेंड। नोबडी? ओके, कूल। तो जैसा मैंने यहाँ पर कोड लिखा, आपको लग रहा होगा कि पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, ठीक है। बट इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट हो गया, और फिर 2 सेकेंड बाद, और हर 2 सेकेंड में 2 प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। इसको सेट टाइम आउट कर देते हैं जिससे एक ही बार प्रिंट हो। तो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ। हमें तो ऐसा चाहिए नहीं था, ठीक है। हमें तो 1 चाहिए था, फिर 2 चाहिए था, लाइन बाय लाइन होना चाहिए था इसको। जावास्क्रिप्ट अब क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया ना, जावास्क्रिप्ट ने, इसने 1 को प्रिंट किया, और फिर इसने इसको एग्जीक्यूट किया, और साथ ही साथ इस 3 को भी एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और अब ये क्योंकि तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना, ये लॉग है, बेसिक लॉग है, तो इसने 3 को प्रिंट कर दिया, और फिर वो टाइम आउट में गया और 2 को प्रिंट किया। और टाइम आउट यहाँ पर स्टैटिक 1000 मिली सेकेंड लेगा, 1 सेकेंड लेगा, तो उसी के बाद उसने 2 प्रिंट किया, ठीक है। बस यही कर रहा है बेसिकली। तो इससे हमको जानने को क्या मिला कि ये जो 2 स्टेटमेंट्स थे, एक सेट टाइम आउट और एक कंसोल लॉग 3, ये साइमल्टेनियसली रन हुआ है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर के द्वारा, ठीक। तो इसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस कोड, ठीक है। अच्छा, अब ये हम यूज़ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? मान लेते हैं कि हमें किसी डेटाबेस से, ये आपको शायद रिलेटेबल नहीं लग रहा होगा, पर मान लेते हैं कि कहीं हम डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन रिलेट, आप हैंड रेज कर दीजिएगा। मान लेते हैं हम किसी डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हैं। अब वो डेटाबेस हमारे कंप्यूटर पे तो है नहीं, है ना, किसी दूसरे सर्वर में है, ठीक है। तो वहाँ से डेटा लेने में टाइम लगेगा, है ना, वो, और उस टाइम के दौरान हमें एग्जीक्यूशन जो है कोड का वो स्टॉप नहीं करना है, नहीं तो यूआई लैग हो जाएगा ना, यूआई स्टक हो जाएगा एक ही पॉइंट पर। जो भी यूआई में दिख रहा होगा वो उसी पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा जब तक हमारे पास डेटा ना आ जाए। तो उस केस के लिए जब तक हमारे पास डेटा ना आ जाए तब तक हमें कंटिन्यूसली बाद के कोड्स को रन करने के लिए तब हम एसिंक्रोनस कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। एसिंक्रोनस कोड को यूज़ करने के लिए हम एसिंक अवेट जो कीवर्ड होता है उसे यूज़ करते हैं, एसिंक प्लस अवेट। ये सिंटैक्स नहीं है, ये 2 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी लाइन में हम अवेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो लाइन एज सच एस्केप हो जाता है, और उसके बाद वाला लाइन भी साथ में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद वाला लाइन से डायरेक्ट एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है। अब ये कैसे बताता हूँ। एक फंक्शन बनाते हैं ऐड, ठीक है, जो कि 2 नंबर्स को ऐड करके हमें प्रोवाइड करेगा। n1 and n2 ये ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, सेट टाइम आउट, और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन देता हूँ, ठीक है। ये वाले सिंटेक्स में आप मत जाइए अगर समझ में नहीं आ रहा होगा। ये एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है, जिसको डायरेक्टली हम डिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं। एक फंक्शन जो हम डिक्लेयर करते हैं वो डालिए, एरो डालिए, और फंक्शन का डेफिनेशन लिख दीजिए, उसको एरो फंक्शन का। ओके, ज़्यादा इस पर डीप नहीं जाते। जब आप और भी पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में तो आपको अपने आप पता चल जाएगा उस डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। मान लेते हैं 2 सेकेंड बाद ही हमें रिटर्न करके प्रोवाइड कर रहा है क्या, n1 प्लस n2, ठीक है। या फिर इसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं लेते, ठीक है। n1 और n2 को प्रिंट कर रहा है 2 सेकेंड बाद।
इसको हम अगर ऐड को हम अगर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेकेंड रुक कर वो 9 प्रिंट होगा, 1 सेकेंड, n1 प्लस n2, ओके, यहाँ पर n1 n2 प्रोवाइड नहीं किया था हमने, तो यहाँ पर 2 and 3 प्रोवाइड कर देते हैं। नैन मीन्स नॉट अ नंबर, जो कि यहाँ पे ऐसा आया था, ठीक है, नैन मीन्स नॉट अ नंबर, क्योंकि हमने अनडिफाइंड प्रोवाइड किया था ना, एंड अनडिफाइंड इज नॉट अ नंबर एक्चुअली, सो इसलिए वो आउटपुट आया था। ओके, सो हमने बेसिकली क्या इस फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन कर क्या रहा है, 2 सेकेंड बाद एक कंसोल लॉग कर रहा है। कंसोल लॉग क्या है, दो वेरिएबल्स का सम, जो कि n1 और n2 था, ठीक है। अब मान लेते हैं जब तक ये सम हो रहा है, ठीक है, तब तक हमें दूसरे टास्क करने हैं, ठीक है, या फिर रोक के रखना है, ठीक है। तो हम इसको एक काम करते हैं, अवेट डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एरर आया है, ठीक। अभी अवेट क्यों डाला मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक कंसोल लॉग डालते हैं, ठीक है। कंसोल लॉग दिस लाइन इज आफ्टर ऐड फंक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और एक कंसोल लॉग डालते हैं ऊपर, बिफोर, ठीक है। दिस लाइन इज बिफोर ऐड फंक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरर आ रहा है। अवेट के साथ मैंने बताया था एसिंक यूज करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर वही दे रहा है कि अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन एंड द टॉप लेवल बॉडीज, ठीक है, एंड द टॉप लेवल बॉडीज ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एसिंक कहाँ पे डालें हम, जहाँ पर हमने इस अवेट को कॉल किया है, जहाँ पर कॉल किया है, जिस फंक्शन को कॉल किया है, वहाँ पर हम एसिंक यूज करते हैं। तो इस केस में हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। एसिंक, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन दिस, ठीक। एंड 1 सेकेंड, ये फिर से एरर दे रहा है। ओके, इस उस पर भी डालना है ना हमको, ग्लोबल जो स्कोप है वहाँ पर भी एसिंक रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर न डाल के हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। इसको हम एसिंक देते हैं और इसका नाम देते हैं हम प्रिंट, ठीक है। और ये क्या प्रिंट करेगा, इसी को या फिर कॉल करेगा, ठीक है, कॉल ऐड फंक्शन, ठीक है। ये इसका मेन मोटो है, ठीक है। ओके, तो आप देखेंगे एरर हट गया है अपना, ठीक है, हमारा एरर हट गया है। और अब हमने बेसिकली इसको कॉल नहीं किया, इसको कॉल भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट का वेट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और फिर हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और फिर हमारा ये कॉल ऐड फंक्शन जो था, जो कि इनडायरेक्टली इस फंक्शन को ही कॉल कर रहा था, वो वाला एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। बट इन दिस केस ये वेट में नहीं गया था, ठीक है, ये वेट में नहीं गया था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको जो हमने डिफाइन किया था यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला, हाँ, यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर अवेट लगाते हैं, ठीक है। मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, पूरा जो कोड था उसको किसी भी एक फंक्शन में हमने रैप कर दिया, ठीक है, और उसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर अवेट यूज़ किया है, क्योंकि अवेट हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है ये जो ऐड फंक्शन है ये अपने बेसिक टास्क को करने में थोड़ा सा तो भी टाइम लगाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अवेट फंक्शन यूज़ किया है, ठीक। और फिर हमने यहाँ पर इसको कॉल किया, इसको हम प्रिंट करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। एक सेकेंड, ओके ओके, तो इसको पहले तो क्लियर करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, और इसको फिर सेव करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले सिमिलरली वही ये वाला लाइन प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट हुआ, जो कि पहले बिफोर वाला था, फिर आफ्टर वाला था, फिर 5 प्रिंट हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, हाँ, तो ये वाला लाइन बाय लाइन हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक है।
बिना रुके। ठीक है, तो ये था हमारा एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। एम आई ऑडिबल? ओके, फाइन। सो हमने एक बेसिक फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसका नाम ये था, और उसके अंदर एक ऐड फंक्शन डाला, और फिर उसको उसके अंदर का हमने डेफिनेशन दिया, उसको हमने अवेट करके कॉल किया, और फिर ये किया। आप जब बेसिक एसिंक्रोनस करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले ये वाला लाइन प्रिंट होगा, ठीक है, फिर वो वेट करेगा कि ये कब तक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और ये वेट करेगा 2 सेकेंड्स के लिए, और फिर ही जाकर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि उसको कैसे अचीव कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कोड को एसिंक्रोनस कैसे किया जाए। उसके लिए हम प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉलबैक्स उस पर कैसे यूज़ करें वो देखेंगे, और इसको फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, एसिंक्रोनस का, क्योंकि आज टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। और फिर हम एसिंक का वेट के बारे में और जानेंगे, प्रोमिसेस एंड फ्यू मोर ES6 फीचर्स। तो नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत छोटा होगा, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ें हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक का हमने जो भी पढ़ा, इसमें किसी को कुछ डाउट है? आज हमने फॉर लूप्स के बारे में पढ़ा, थोड़े और उसके तरीके पढ़े, ठीक है, वाइल लूप्स के बारे में पढ़ा, डू वाइल लूप्स के बारे में पढ़ा, फंक्शंस, क्लोजर्स, कॉलबैक्स, और उसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ठीक है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। और फिर बस इन्हीं सब के बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम एसिंक अवेट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, प्रोमिसेस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, और उसी में कॉलबैक्स कैसे यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे, और डॉम मैनिपुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको HTML और जावास्क्रिप्ट को साथ में कंबाइन करना है तो, ठीक है। तो राइट, आज का सेशन मेरी तरफ से इतना ही था।